हर एक एलिमेंट जो आ रहा है वो एक निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रहा है। जी यार बाउलिज्म बढ़ते सीक्वेंस की वैल्यू घटती जा रही है। तो वैल्यू घट रही है, इसका मतलब क्या है? सभी लोगों को तैनवरिया का नमस्कार। आप सभी को तैनगोरिया का नमस्कार। हेलो एवरीवन, मैं यशवर्धन तैनगोरिया आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर पूरे जोश के साथ आपके अपने फीलिंग वाले यूट्यूब चैनल तैनगोरिया कॉन्सेप्ट पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोगों ने एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स को स्टार्ट कर दिया है। मेरी ली हुई प्रीवियस क्लासेस पर आप लोगों का जो प्यार मिल रहा है उसकी कोई सीमा नहीं है। तो आप लोग बस अपना आशीर्वाद और प्यार हमेशा मुझ पर ऐसे बनाए रखिएगा। मैं पूरी बेहतरीन कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर कंटेंट मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊं। तो भैया आज के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज के वीडियो का हमारा जो टॉपिक है, पिछले 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने सीक्वेंस के बारे में काफ़ी कुछ सीख लिया था और मैं आपसे स्टार्टिंग से कहता आ रहा हूँ कि हम लोग प्री प्लस मेंस दोनों की स्टार्टिंग एक साथ लेकर के चल रहे हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस करे थे और कुछ थ्योरम्स के बारे में जाना था। तो आज हम उन्हीं दोनों थ्योरम्स को प्रूफ करेंगे और लास्ट में 2 क्वेश्चंस को करके जाएंगे। तो आज का लेक्चर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में मैंने आपको जो पिछले लेक्चर में जो थ्योरम बताई थी, कॉचीज थ्योरम और लिमिट, 2 थ्योरम थी हमारे पास, कॉचीज फर्स्ट थ्योरम एंड कॉचीज सेकंड थ्योरम। तो आज हम उन दोनों थ्योरम्स का प्रूफ देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस को करेंगे जो मेंस के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग बहुत ही बेबाकी से एक रफ नोट और एक पेन लेकर के बैठ जाइए और चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं, देखिएगा। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाह रहा हूँ जो भी स्टूडेंट्स मुझे नया देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक मेरा व्हाट्सएप ज्वाइन नहीं किया, फटाफट से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। एक बात का वैसे ध्यान रखना भैया, गर्ल्स के लिए ग्रुप अलग है, बॉयज़ के लिए ग्रुप अलग है। कोई भी किसी को प्राइवेटली मैसेज नहीं करेगा, जो भी चर्चा होगी आप लोग मुझसे करोगे, अन्यथा की स्थिति में आपको ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। ठीक, तो चलिए फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं आज की फीलिंग वाली सीरीज की। तो जैसा कि हम जानते हैं कॉचीज थ्योरम ऑन लिमिट, जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर्स में सीख चुके हैं कि कॉचीज की हमारे पास 2 थ्योरम है। कौन कौन सी है? एक तो कॉची फर्स्ट थ्योरम है, एक कॉची सेकंड थ्योरम है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक पुराने लेक्चर्स को नहीं देखा है, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को, तो उसको जरूर देख करके आए। उसी के बाद आपको यहाँ पे क्रिस्टल क्लैरिटी आने वाली है। और जिन्होंने देख लिया है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो कॉची की जो फर्स्ट थ्योरम है उसका प्रूफ देखने जा रहे हैं हम लोग। कॉची की थ्योरम कहती क्या है कि कॉची की थ्योरम कहती है कि इफ अ सीक्वेंस, अगर कोई सीक्वेंस है हमारे पास an कन्वर्जेस टू अ लिमिट l, अगर कोई सीक्वेंस है, हमने वैसे तो कल चर्चा कर ही ली थी, इसको और समझ लो। अगर वो किसी लिमिट l पे कन्वर्ज करता है, देन उस सीक्वेंस के टर्म्स का जो एवरेज आएगा, एवरेज बोले तो कितने टर्म्स है इसके अंदर? n टर्म्स हैं, तो a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट n तक, ठीक है। और नीचे क्या आएगा? इनकी टोटल आंकड़ों की संख्या कितनी है? n, इसको एवरेज कहेंगे। तो इसका जो एवरेज आएगा भैया वो भी सेम लिमिट l पर ही कन्वर्ज करेगा। हमें ये प्रूफ करना है। तो मेंस के एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि प्रूव द फर्स्ट थ्योरम ऑफ कॉचीज लिमिट या प्रूव द फर्स्ट कॉचीज थ्योरम ऑन लिमिट, ऐसे करके एग्जाम में पूछ सकता है। तो काय को टेंशन लेते हो, देखो हो गया काम अपना। हमें दिया क्या है? हमें लेके चलना है ये कि हमारे पास an एक सीक्वेंस है जो कि कन्वर्जेंट है किसी लिमिट l पर। फिर मुझे शो करना है कि उस सीक्वेंस के टर्म्स का जो एवरेज आएगा भैया वो भी उसी लिमिट के कन्वर्ज करेगा। तो प्रूफ करने वाले सवालों में भैया तथ्यों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपको तथ्य पता है, हम तर्क पे तर्क रखेंगे, तथ्य पे तथ्य रखेंगे, तब इसको प्रूफ करेंगे। तो चलिए, हमारे पास पहला तथ्य यही है कि हमें दिया गया है कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग सबसे पहला काम, गिवन दैट, हमें क्या दिया गया है? सीक्वेंस an इज कन्वर्जेंट। सीक्वेंस है कहा है जो कन्वर्जेंट है टू लिमिट l, टू लिमिट l पे कन्वर्ज करती है। तो देन बाय द डेफिनेशन हम क्या कर सकते हैं? देखो ध्यान से समझो, प्रूफ करने वाले सवालों में रटना कुछ नहीं है, बस समझने का खेल होता है। तथ्यों पे तथ्य रखेंगे इस पे हम। तो कह रहे हैं कि कन्वर्जेंट है, तो कन्वर्जेंट है तो उसको मैथमेटिकली दिखाओ। वो कैसे दिखा पाओगे आप लोग? इसकी परिभाषा, और इसमें काय की कन्वर्जेंस की परिभाषा पुराने लेक्चर में सब सीख चुके हैं हम लोग। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ द कन्वर्जेंस, बाय द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस की परिभाषा क्या कहती है भाई साहब? वो ये कहती है कि देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल n नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड n ग्रेटर आर इक्वल टू m, देन क्या होती थी परिभाषा भाई साहब, याद है कि भूल गए? an माइनस के l लेस देन एप्सिलॉन। ये परिभाषा थी कन्वर्जेंस की। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो लोग पिछले लेक्चर्स को नहीं देख पा रहे हैं, जो ये नहीं देख करके आए हैं, उनको समझ में नहीं आएगा ये क्या हो रहा है। तो कृपया करके पुराने लेक्चर्स को जरूर देख करके आना, ठीक है। यहाँ लिख देंगे फॉर ऑल
n ग्रेटर इक्वल टू m एंड m कॉमा n ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको ध्यान रखना है। लेकिन हम यहाँ पे एक चीज़ नोट करके चलने वाले हैं कि देखो, अगर एप्सिलॉन जो है कहा है, एप्सिलॉन बहुत छोटी क्वांटिटी है लेकिन जीरो नहीं है, जीरो से बड़ा है, तो भाई साहब एप्सिलॉन बाई 2 भी बहुत छोटी क्वांटिटी होगी, जीरो से बड़ी होगी। अब मैं एप्सिलॉन बाई 2 क्यों ले रहा हूँ यहाँ पे, वो आपको बाद में समझ आएगा, जब प्रूफ करके लेकर के आएंगे ना तब समझ आएगा कि मैं एप्सिलॉन बाई 2 क्यों ले रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको एप्सिलॉन बाई 2 कर लेता हूँ। देखो मतलब कुछ नहीं है, आप अगर करना चाहो तो एप्सिलॉन भी ले सकते हो, आप चाहो तो एप्सिलॉन बाई 2 भी ले सकते हो, लेकिन हमें एग्जाम में बेहतर परफॉर्म करना है, जो जितना अच्छा लिख करके आएगा उसको उतने ज़्यादा नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर जानबूझ के मैं एप्सिलॉन बाई 2 लेके चल रहा हूँ। अभी इसको समझ में आएगा ऐसा क्यों लेके चल रहे हैं। ठीक, अच्छा, एक तथ्य हमारे पास ये हो गया, और हमारे पास क्या है, और हम ये कह सकते हैं कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, याद है कि भूल गए। दूसरा तथ्य क्या है हमारे पास, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। हर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होती है। तो बाउंडेड का मतलब याद है कि भूल गए, भूल जाते हो तुम यार। बाउंडेड का मतलब समझो, बाउंडेड का मतलब है कि मान लो सीक्वेंस का एनवा पर तुम्हारा an है, तो an का जो मॉड है, मॉड माने एब्सोल्यूट वैल्यू, an की जो वैल्यू है भैया वो किसी फिक्स वैल्यू से आगे नहीं जाएगी, उससे कम ही रहेगी। तो उस फिक्स वैल्यू को मैं कह दे रहा हूँ m, उसको मैं कह दे रहा हूँ m। इस m से हमेशा इस an का वैल्यू या तो छोटा रहेगा या m के बराबर रहेगा। तो जब कभी भी जिक्र हो बाउंडेडनेस का या बाउंडेड का जिक्र हो कभी भी, तो अभी दिमाग में लेकर के आना है कि एक सीक्वेंस का जो मैक्स टू मैक्स वैल्यू जाएगी वो किसी एक वैल्यू की या तो बराबर होगी या उससे छोटी होगी। इसी से तो कहते हैं बाउंडेड। इस m से बाउंड हो गया ये, अब इससे आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, तो अगर बाउंडेड है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि जो सीक्वेंस हम लेके चल रहे हैं an, वो किसी m से बाउंडेड जरूर होगी। इसको नाम दे देते हैं तथ्य नंबर 2। अब इन दोनों तथ्यों की सहायता से अभी इसको प्रूफ करके लेके आते हैं। अब दिमाग दौड़ाओ भैया, देखो पेपर में याद करने से रटने से कोई मतलब नहीं है, कंसेप्ट को समझ के चलो। हमारे हाथ में क्या था, हमारे हाथ में केवल ये चीज़ थी कि सीक्वेंस an कन्वर्जेंट है। अब कन्वर्जेंट है तो हमें उसके बारे में जानकारी है, तब हम जो हमें जानकारी है उस सबको लिख देंगे यहाँ पे। हमें पता है कि कन्वर्जेंट है तो उसकी ये परिभाषा होगी, कन्वर्जेंट है तो वो बाउंडेड होगी। हमें जो लेकर के आना है, हमारा मेन टारगेट क्या है, देखो थ्योरम प्रूव करने में रटने वाला काम ही नहीं है। हमारा मेन टारगेट है दिमाग को वैसे सेट करना है, हम लोगों को माइंड ऐसे चलाना है कि जो लेके आना है उस पर फोकस जाए। अब हमें ये प्रूव करके लेकर के आना है। अब ये प्रूव कैसे होगा, अब इसकी लिमिट एल है, अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि इसकी भी लिमिट एल है तो भैया हो गया सिद्ध। अरे बात तो वही है भैया, ये देखो ये भूल जाते हो तुम लोग। कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है, कन्वर्जेंस का मतलब है कि किसी ना किसी लिमिट की तरफ सारे के सारे टर्म्स अग्रसर होंगे। तो अगर ये कन्वर्जेंट है लिमिट एल पे, अगर मैं इसको भी दिखा दूं कन्वर्जेंट है किसी लिमिट एल पे, तो सोचना कैसे है वो सिखा रहा हूं एग्जाम में। आप लोग प्रोसीड कैसे करोगे, याद कैसे करोगे, रटना नहीं है, कंसेप्ट को समझ समझ के करना है, बुद्धि का उपयोग कर करके। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा ऊपर से, तो आई होप नोट कर लिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मुझे पता है कि मुझे इसकी लिमिट एल दिखानी है। जितना मैं इस an के साथ छेड़खानी कर सकता था उतनी मैंने कर ली। कन्वर्जेंस की परिभाषा लगा दी, बाउंडेडनेस की परिभाषा लगा दी, इससे ज़्यादा मैं इससे कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब मुझे क्या दिखाना है कि ये कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट का मतलब क्या है कि अगर मैं ऐसा शो कर दूं, कैसा शो कर दूं मैं, अगर a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 an अपॉन n माइनस l लेस देन एप्सिलॉन। अरे भैया सेम बात हो गई कि नहीं हो गई, तो देखो तुम भूल जाते हो। ये परिभाषा काहे की है, ये परिभाषा कन्वर्जेंट की नहीं है। हमने क्या सीखा था कल, हमने सीखा था कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है तो सीक्वेंस की यानी कि वो चींटियाँ और उस चीनी के दाने के बीच की दूरी लगभग ना के बराबर होती है। अगर सेम चीनी का दाना इसके लिए मैं लूँ तो इसके लिए भी तो ऐसे ही रखूँगा मैं, माइनस एल लगा करके। यानी कि ये सब कुछ जो कुछ भी है मसाला, हमें नहीं मालूम है क्या है, ये एवरेज है, एवरेज कुछ ना कुछ वैल्यू तो निकल करके आएगी इसकी, वो माइनस के लिमिट पॉइंट, दोनों के बीच की दूरी लगभग ना के बराबर होनी चाहिए। यही तो मैं सिद्ध करना है। तो मुझे सिद्ध क्या करना है कि ये जो चीज़ आ रही है वो लेस देन एप्सिलॉन आया। बस मेरा काम क्या है समझो ध्यान से, मेरा काम केवल इतना है कि मैं इसको ये लेस देन एप्सिलॉन प्रूव कर दूं। बस इसी लिमिट पॉइंट पे मैं अगर ये सेम चीज़ प्रूव कर देता हूं तो हम कह सकते हैं कि हाँ जो लिमिट इसकी है वही लिमिट इसकी है। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई, इसी बात में नीचे कमेंट करके बता देना। पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं लेकर के चलूँगा इसको लेकर के चलूँगा। कैसे लेकर के चलूँगा, देखो ऐसे लेके चलूँगा मैं, देखो ध्यान से, ऐसे लेट a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस सो ऑन an अपॉन n माइनस l
मैं इस चीज़ को लेकर के चलूँगा। मुझे दिखाना क्या है, मुझे शो करना है कि ये चीज़ है वो लेस देन एप्सिलॉन आने वाली है, मुझे ये दिखाना है बस। तो मैं ये लेके चल रहा हूँ, तो मैं दिखाना है मुझे शो करके, तो वो तो मैंने बस आपको दिखाने के लिए लिख दिया था। एक्चुअलिटी में वो लेकर के आना कि एप्सिलॉन/2 है कि नहीं है। चलो इस पर वर्क करते हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से। अब कैसे करेंगे इसको? अब मैंने क्या किया, इसका एलसीएम ले लो तो क्या होगा, n का इधर इंटू हो जाएगा a1 प्लस a2 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ क्या बनेगा an माइनस के nl, और इस पूरे के नीचे क्या आ जाएगा भाई साहब, इस पूरे के नीचे आ जाएगा n। ठीक, अच्छा अब ये nl का चीज़ है। अब ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, इस nl को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, मुझे देख के बताओ। देखो ये ध्यान से 2l है अगर माइनस के, तो माइनस के 2l को कैसे लिखोगे आप लोग, माइनस l 3 l है मान लो, तो कैसे लिखोगे माइनस l 3 दफ़े। अरे अब n है दफ़े, n दफ़े m पे, तो n दफ़े लिख देंगे, खत्म कहानी, लो हो गया काम खत्म। जी तो मैं सिखाना चाह रहा हूँ, अगर nl है माइनस कैसे कैसे लिखोगे, माइनस l क्या दफ़े n टाइम्स, कितनी टाइम्स लिखोगे, n टाइम लिखोगे ना। अब देखो मैं इसी का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, इस nl की जगह पे मैं इस प्रसार को रखने जा रहा हूँ वहाँ पे। देखो इससे क्या लाभ मिलेगा, देखो ध्यान से। थ्योरम्स को बड़ा प्यार से प्रूफ करते हैं, तो क्या बनेगा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 माइनस के l डॉट 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 माइनस के l। टोटल के नीचे क्या आएगा भाई साहब, टोटल के नीचे आएगा n। यहाँ तक किसी को कोई दुविधा, किसी को कोई डाउट, कन्फ्यूज मत होना। फिर से कह रहा हूँ, हम an हमारे पास था हाथ में कन्वर्जेंट, इसकी सहायता से हम इतना कर पाए, ठीक है। अब मुझे दिखाना है कि ये भी कन्वर्जेंट है सेम लिमिट पर। सेम लिमिट पर कहने का मतलब क्या है कि अगर ये an माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन/2 है, तो ये पूरा भी लेस देन एप्सिलॉन/2 होना चाहिए। तो मैं इसी पे काम कर रहा हूँ, तो मैं इसी को लेके चला हूँ, और मुझे ये प्रूव करना है कि ये लेस देन एप्सिलॉन/2 है, बस। सो ये अपना काम हो जाएगा। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब मैं क्या करूँ, देखो ध्यान से, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये करूँगा कि हर एक a1 के साथ एक एक l को सेट कर दूंगा। क्यों करूँगा तो मैं पता चलेगा अभी, क्योंकि मैं यहाँ पे इस परिभाषा का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। अब देखो ध्यान से कैसे करेंगे, तो मैं इसको लिखता हूँ ऐसे करके, a1 माइनस एल प्लस a2 माइनस एल, यानी कि जितने l हैं n हमारे, कितने l है हमारे पास, n। हमारे पास सीक्वेंस के टर्म्स कितने हैं, n, तो हर एक के संग एक एक l है, सेट कर दो, तभी तो परिभाषा लगा पाएंगे जाकी। अरे इसका इस्तेमाल तो करोगे कहीं ना कहीं, तो इस्तेमाल ऐसे होगा इसका। तो अब इस्तेमाल कैसे होगा, a3 माइनस एल an माइनस के l, ठीक, और इस पूरे के नीचे n हो गया है। अब मुझे वही रफ करना पड़ेगा, तो इतना तो अपने काम का ही नहीं है, ये तो थ्योरम की थ्योरम का स्टेटमेंट है केवल, नीचे वाला काम का, तो उसको रफ कर देते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से आगे देखो, अब क्या करेंगे, अब ऐसा करेंगे, अब मैं क्या करूंगा, हमारे पास एक शर्त होती है भैया कन्वर्जेंस में। क्या शर्त होती है, n ग्रेटर देन इक्वल टू m। इस शर्त का यूज करने जा रहे हैं। ये याद है कि भूल गए, n क्या था, अरे भैया आगे वाली चीटी आ रही, मैंने तो समझाया था, ये चीटी का एग्जांपल लेकर के। ये देखो ध्यान से, यहाँ पे थी हमारी m चीटी, यहाँ थी n चीटी, जो सीक्वेंस की लिमिट के बिल्कुल नेबरहुड में थी, आजू बाजू में थी। तो यहाँ पे मैं n और m टर्म्स में इसको ब्रेक करने जा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि मैं कन्वर्जेंस की परिभाषा तभी इस्तेमाल कर पाऊंगा। देखो कन्वर्जेंस की परिभाषा में जो इस्तेमाल हम कर रहे हैं, कौन सी चीटियों की दूरी ना के बराबर होती है, याद है, जो बिल्कुल पास पास होती है चीनी के दाने के। याद करो, जब मैंने आपको पिछले लेक्चर में कराया था, ये n चीटियाँ हैं, ये m चीटियाँ हैं, क्या सारी की सारी चीटियों की दूरी इससे ना के बराबर है, क्या नहीं है? कौन सी चीटियों की है जो केवल इसके बिल्कुल पास है, नज़दीक है? n चीटियों की है ना। तो मुझे यहाँ पे m और n में इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो चलो ब्रेक कर देते हैं। तो क्या बनेगा, देखो ध्यान से, क्योंकि ब्रेक बिना करे मैं यहाँ पे ये वाली शर्त का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। जब इस्तेमाल ही नहीं कर पाऊंगा तो फायदा क्या लिख देते जाए, ठीक है। तो हर चीज़ का इस्तेमाल होगा, a1 माइनस एल a2 माइनस एल डॉट 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 am माइनस 1 माइनस एल प्लस am माइनस एल प्लस डॉट डॉट an माइनस एल। अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा n। बताइए क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट, किसी को कोई दुविधा? ठीक है, ये पूरी जो कहानी है ना, ये वाली, ये इसके बराबर चल रही है, इसके बराबर चल रही है। मैंने कुछ नहीं किया भैया, मैंने बस n टर्म्स है हमारे पास टोटल,
उनमें से मैंने कॉची की परिभाषा लगाने के लिए, कन्वर्जेंस की परिभाषा का इस्तेमाल करने के लिए मुझे n और m की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए मैंने जानबूझ करके इसको n और m टर्म्स में तोड़ दिया है। अब यहाँ से इसको तोड़ देते हैं, यहाँ से तोड़ दो इसको। चलो, ये सारे के सारे मेरे पास m टर्म्स हो गए और ये सारे के सारे मेरे पास n टर्म्स हो गए। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को अलग अलग उठा करके चलूँगा। ठीक है, मैं इन दोनों को अलग अलग उठा करके चलूँगा और फिर आंसर लेकर के आऊँगा। अभी थोड़ा देखो, अभी समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, इसको रफ कर दें, क्योंकि ये तो इसमें तो कुछ खास है नहीं, ऐसा कुछ तुम्हें याद हो गया होगा। ये नोट कर रहे हो फटाफट के संग संग नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, आगे चले, देखिएगा। देखो भाई साहब, धीरे धीरे सारे काम प्रूफ होंगे, काहे टेंशन ले रहे हो। ठीक, तो चलो पहले मैं इन वाले टर्म्स को लेके चलता हूँ। नाउ मैं भी इनको उठाता हूँ, उठाओ इनको। am माइनस एल प्लस am प्लस 1 माइनस एल। अरे भैया जी m टर्म है, जाके आगे भाव m प्लस 1 होगा। ठीक, एंड सो ऑन। ये क्या होगा, यहाँ पे an माइनस के l और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा m। ठीक, कोई दिक्कत, क्योंकि n पूरे के नीचे है। अब देखो ध्यान से, अब मैं यहाँ क्या करने जा रहा हूँ। आपको क्या समझाया था कि जो चींटियाँ होती हैं किसी लिमिट l पर या किसी चीनी के दाने पर जब वो प्रहार कर देती हैं तो पीछे की चींटियाँ दूर रहती हैं, लेकिन जो उसके आजू बाजू चींटियाँ हैं वो एकदम उसके नज़दीक होती हैं। तो मैंने अभी जो टुकड़ा उठाया, ये जो टुकड़ा है ये n टर्म्स का टुकड़ा है। n टर्म्स माने आगे वाले टर्म्स का टुकड़ा है। ये आगे वाले टर्म्स का मतलब क्या है, आगे वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी लिमिट से दूरी लगभग ना के बराबर होती है। ये चीज़ कन्वर्जेंस की परिभाषा हमें सिखाती है। फिर से कह रहा हूँ, पुराने लेक्चर को नहीं देखा है तो दिक्कत हो जाएगी। मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, सब कुछ पुराने लेक्चर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो पिछले लेक्चर को जरूर देख करके आना। तो ये सारे के सारे जो टर्म्स हैं मेरी, आगे वाली चींटियां हैं सारी की सारी। कैसी हैं सारी की सारी मेरी चींटियां, आगे वाली। अब ये चींटियां अगर आगे वाली हैं तो प्रत्येक चींटी के जो लिमिट से दूरी होगी वो ना के बराबर होगी कि नहीं होगी, सोच के बताओ। अरे सिंपल सी बात है भैया, कुछ नहीं किया मैंने बस एक लंबी सी कतार थी चींटियों की, जैसे मैंने तुम्हें समझाई थी। सेम कन्वर्जेंस की परिभाषा लगा रहा हूँ यहाँ पर, सेम डिट्टो हिंदी शुद्ध भाषा में जो मैं तुम्हें समझाई प्रैक्टिकली। ये पूरी सीक्वेंस आती, चींटियाँ आती, जी आगे की चींटियाँ अलग कर दें, पीछे की अलग कर दें, एन चींटी एम चींटी, क्योंकि शर्त क्या होती है, एन ग्रेटर इक्वल टू एम। अब आगे की जो चींटी होती हैं वो मिठाई के दाने पे एकदम चिपट पड़ती हैं, तो आगे की चींटियों की मिठाई से दाने से दूरी लगभग ना के बराबर होती है। तो ये सारी की सारी आगे वाली चींटियाँ हैं। अगर ये सारी की सारी आगे वाली चींटियाँ हैं तो इन सबकी जो मिठाई के दाने से जो दूरी है, ये दूरी तो है, एल से दूरी ही तो है, ये लगभग ना के बराबर होगी, यानी कि एप्सिलॉन होती है। बोलो आया ना। ठीक, तो ये देखना ध्यान से, मॉड लगा रहे हैं इसका। तो ये लेस देन होगी, काय से होगी लेस देन, काय से लेस देन होगी। ये देखो, इस ये दूरी भी ना के बराबर होगी लगभग एप्सिलॉन, ये दूरी भी लगभग ना के बराबर, ये दूरी भी लगभग ना के बराबर, तो लगभग ना के बराबर चलेगा। एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन एंड सो ऑन एप्सिलॉन। ठीक, और बट्टे में क्या आएगा भाई साहब, बट्टे में आएगा n, क्योंकि n से तो कोई मतलब ही नहीं है। हमने केवल इनकी जगह पे क्या रखा है, एप्सिलॉन एप्सिलॉन रखा है। ठीक, क्यों, क्योंकि ये सारी की सारी आगे वाली चींटियां हैं और आगे वाली चींटियों की जो दूरी होती है चीनी के दाने से लगभग ना के बराबर होती है। ये हम अच्छी तरह से बखूबी जान चुके हैं पुराने वीडियोस में। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक कोई समस्या उत्पन्न होनी नहीं चाहिए। अगर कोई है जाए तो कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, अच्छा हम शुरू से ही लेके चले हैं, क्या लेके चले शुरू से ही हम लेके चले हैं एप्सिलॉन बाई 2। तो भैया इनमें चाहो तुम बेईमानी कर रहे हो, इनमें लेके चलो 2 एप्सिलॉन बाई 2 लेके चल ले लो। लेकिन अभी ये पूरी कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है। अभी मुझे ये पता करना पड़ेगा कि जितने जो नंबर हैं, जितने टर्म्स हैं, उतने ही तो एप्सिलॉन आएंगे। इन्हें जोड़ेंगे कैसे हम, जितने टर्म्स हैं भैया उतने ही तो एप्सिलॉन आएंगे। अब ये कितने एप्सिलॉन हैं ये तो मालूम करनी पड़ेगी हमें, जो कितने टर्म्स हैं। ध्यान से देखो, ये तुम्हें सब पता है, देखो ध्यान से। टोटल टर्म्स कितने थे, टोटल टर्म्स हमारे पास n टर्म्स थे। ध्यान से देखो, तो मैं शुद्ध हिंदी फीलिंग करवा रहा हूँ। टोटल टर्म्स n थे, यहाँ पे m टर्म्स का ब्रेक आ गया। आगे के टर्म्स यानी कि ये सारे मेरे n टर्म्स, पीछे वाले m टर्म्स। अरे यार कौची की परिभाषा कन्वर्जेंस की। ठीक है, अब हमने जो अभी लिया है सीक्वेंस, हमने आगे वाला सीक्वेंस लिया है। हमने अभी इतने इतने हिस्से की बात करी है, बस ये सारे उठा के यहाँ रख दिए हैं। तो ध्यान से देखना ये कितने टर्म्स हैं। अरे कोई सोच के मुझे बता पाएगा क्या, अरे हाल बता दोगे तो देखो ध्यान से, टोटल कितने हैं n, हमने कितने लिए m, हमने कितने ना लिए, या तो जस्ट पीछे कौन सा होगा, m-1 और टर्म होगा। अरे बोलो बोलो जी m है तो जस्ट पीछे कौन सा होगा, m-1। तो टोटल कितने आते n, हमने हटाए कितने थे m-1, तो बचे कितने इतने जो हमने लिए हैं। अब
तो ये कितने टर्म्स है ये टोटल टर्म समझ में आएगी, तुम समझने की समझ में आएगी क्या चीज़ है ये, n माइनस m माइनस 1 टर्म्स है। बताओ कितने बच्चों को ये चीज़ समझ में आई, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, सबरे टर्म्स ना लाए हमने आगे वाली लाए हैं। अब जी हैं कितने, टोटल कितने आते हैं हम पे n, हटाए कितने थे जामे थे हमने जी m माइनस 1 तक के हटाए थे, तो बचे कितने वही तो ले ले हमने सबरे। तो जी एप्सिलॉन कितने हैं जी एप्सिलॉन कितने हैं जी n माइनस m माइनस 1 एप्सिलॉन लिखे हुए हैं। पल्ले पढ़ा कि नहीं पढ़ा कमेंट कर देना। इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ, बहुत स्लो। मुझे पता है कि तुम बीएड करे भाई हो, बहुत समय हो गया पढ़ाई छोड़ रखी है, अब मुझे समझ रहा हूँ, इसीलिए एकदम बेसिक से लेके चल रहा हूँ, टेंशन न को लेने का। तो बल्ले पड़ गया आई थिंक, तो चलो ठीक है आगे बढ़े चलिए। तो जी भैया एप्सिलॉन कितने हैं ध्यान से देखो, ये एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन प्लस डॉट 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 एप्सिलॉन बाई n बाई 2, इन सब की जगह पे मैं कहाँ लिख सकता हूँ कितने हैं ये भैया कितने हैं, देखो ये हवाल बताइए n माइनस m माइनस 1 टाइम्स एप्सिलॉन बाई 2 अपॉन n। बताइए मैं इन सब का जो टोटल आया है वो ये लिख पा रहा हूँ। कितने विद्यार्थियों को ये समझ में आया, ये स्टेप आया कैसे बताइए। अरे टोटल एप्सिलॉन कितने हैं हवाल बताइए, n माइनस m माइनस 1 इंटू एप्सिलॉन बाई 2, काम खत्म हो गया। समझ में आया कि नहीं, बोलो बोलिए ठीक है। अरे देखो ऐसी समझ लो, ऐसे बात है जैसे मान लो एक एप्सिलॉन है, 2 है, 3 है, तो क्या लिखोगे जाए 3 एप्सिलॉन। ऐसे ही जी कितने सबरे हैं n माइनस m माइनस 1 एप्सिलॉन। तो वही मैंने कछु ना करो जहाँ में तुम सोचो कि भाई जी सबरे गायब कैसे गए, जाके जगह पे अकेलो कैसे आयो, ऐसे आयो एक एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 3 एप्सिलॉन, कितने एप्सिलॉन लगे 3 हो गए, 4 लिखूंगा ना 4 एप्सिलॉन है ना, जोड़ते हैं ऐसे तो जोड़ते हैं। तो जी कितनी संख्या है पूरी n माइनस m माइनस 1 इंटू एप्सिलॉन बाई 2। बोलो पल्ले पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मजा आ रहा है, ठीक आगे बढ़े। अरे यार अब तो मैंने बिल्कुल LKG लेवल पर पढ़ा दिया, ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नहीं मज़ा आने वाला है, अब ध्यान से देखने वाली बात, यहीं पे काम खत्म होने वाला है, यहीं पे देखना ध्यान से, बहुत ध्यान से देखने वाली बात है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका भाग लगा दो अलग अलग, तो क्या होगा यहीं करते हैं ठीक, 1 माइनस m माइनस 1 अपॉन n इंटू में एप्सिलॉन बाई 2, ठीक है। तो जहाँ स्टेप पे लिख लो एक बार अच्छे तरीक़ा से, ये स्टेप का है, जो स्टेप पे लिखेंगे हवाल पर जाने को सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है जाओ सॉल्व कर लो। अच्छा इस माइनस को अंदर घुसा देंगे तो क्या होगा 1 माइनस के m प्लस 1 अपॉन n इंटू में क्या आएगा एप्सिलॉन बाई 2 आएगा। अब जाए और सेट करो कहूँगे चौक जी हट जाए, सो ये पॉइंट आ जाओ एप्सिलॉन बाई 2, हमारा काम का है एप्सिलॉन बाई 2 लेके आओ। लगा नाक के बराबर दूरी दिखानी है हमें, दोनों टक्कर की है, तो एक ही टुकड़ा की दिखा पा रहे हैं, फिर दूसरे टुकड़ा की और दिखानी है इतनी दूरी है, तब जाके कह पाएंगे कि जी सबरे टुकड़ा जोड़ करके लगभग नाक के बराबर दूरी बैठ रही है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ मैं कुछ प्योर मैथमेटिक्स के कंसेप्ट यूज़ करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे बहुत ध्यान से। हमें एक चीज़ पता है, हमें क्या पता है n बड़ा है m से, n ज़्यादा होगा m माइनस 1 से। अरे होगा कि नहीं होगा बोलो, अरे भाई n ज़्यादा है m से तो n ज़्यादा होगा m माइनस 1 से, तो कोई संख्या है कहूँ तो बड़ी है, बामा देख कम कर दो तो बड़ी तो रही वो, ठीक है। अब तुम्हें मालूम पड़ेगी मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, प्योर मैथमेटिक्स में ऐसी सिचुएशन को ऐसी हैंडल करते हैं। अब ऐसी शक्ल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, यहाँ से इस n को बट्टे में भेजो तो 1 ग्रेटर देन m माइनस 1 अपॉन n, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, कछु और देखेंगे वाल, तो यानी कि 1 से छोटा हो गया ये पूरा नंबर। अब क्या करेंगे, जो क्वांटिटी है ये 1 से छोटी आई है, ये जो क्वांटिटी है m माइनस 1 अपॉन n, ये क्वांटिटी 1 से छोटी आई है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब ध्यान से कि समझना, ये जो क्वांटिटी है ये 1 से छोटी है, हमने अभी यहाँ पर देख लिया है। अब एक चीज़ देखो ध्यान से, तो मैं प्योर थिंकिंग सिखा रहा हूँ, मैथमेटिक्स में प्योर कैसे सोचते हैं। अगर 4 है 3 से बड़ा है, तो अगर मैं 4 में से 3 को हटा दूँ, 4 उससे भी तो बड़ा रहेगा। ध्यान से देखो मैंने क्या किया, 4 3 से बड़ा है, अगर इस 3 को ही मैं 4 में से घटा दूँ, 4 तब भी उससे तो बड़ा रहेगा। तो सेम काम मैं यहाँ करने जा रहा हूँ। मैंने क्या किया, 1 में से इसको माइनस कर दिया, 1 माइनस m माइनस 1 अपॉन n। अब देखो 1 में से मैं इसको हटा रहा हूँ, ये जो पूरी चीज़ है ये 1 से छोटी है कि नहीं, बोलो हाँ या ना। तो अगर मैं 1 में से इसको हटा दूँ, ये तब भी तो 1 से छोटी रहेगी, समझते क्यों नहीं इस बात को। अब मैं यहाँ पे इक्वल टू क्यों लगाया, बाई चांस मान लो अगर ये क्वांटिटी 0 हुई तो 1 1 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे इक्वलिटी भी होल्ड हो रही है। और अगर ये कुछ हुआ मसाला तो 1 में से घटेगा तो आंसर 1 से छोटा ही रहेगा, तो ये 1 से छोटी वाली काम शर्त हो जाएगा।
तो हमेशा इक्वलिटी इनइक्वलिटी का बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है। अगर ये क्वांटिटी जीरो है, हमें तो पता नहीं क्वांटिटी क्या है ये, सपोज करते हैं कोई ना कोई नंबर होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। अगर ये जीरो हुआ तो 1 बराबर 1 के आ जाएगा। अगर 1 से छोटा हुआ तो भैया ये छोटी क्वांटिटी आएगी 1 से। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि 1 माइनस के m-1/n, ये जो क्वांटिटी आएगी पूरी, ये 1 या 1 से छोटी रहेगी। बताओ कितने बच्चों को ये बात समझ में आई? बताइए। यही देख लो तुम यार, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ 4 जो का है वो काऊ संख्या n से बड़ा है, ठीक है, मैंने मालूम संख्या का है। तो अगर मैं 4 में तो संख्या घटाई दूँ, 4 तब भी तो उससे बड़ा रहेगा। अरे साइड सी बात है, वो नंबर तो 4 से छोटा ही आएगा। अगर ये नंबर 0 हुआ तो 4 4 के बराबर आ जाएगा, अगर 0 नहीं हुआ तो छोटा आ जाएगा। तो इस स्थिति में 2 संभावना बन सकती हैं, या तो छोटा रहेगा या बराबर रहेगा, बस ज़्यादा कभी नहीं हो सकता। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इक्वलिटी संज्ञा लगाई है। अब तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इक्वलिटी का यूज़ क्या करता है, देखो ध्यान से। अगर मान लो कहीं पे रियल एनालिसिस के अंदर मॉड साइन एक्स की वैल्यू हमें पता होती है सबको कि 1 से छोटी होती है, यानी कि मॉड साइन एक्स हमारा बाउंडेड फंक्शन होता है जो कि 1 या 1 से छोटा रहता है, उसकी वैल्यू हमेशा 1 या 1 से छोटी रहती है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग रियल एनालिसिस में, प्योर मैथमेटिक्स में, हम इस पूरे फंक्शन की जगह पर हम इस इक्वलिटी की सहायता से इस 1 को रिप्लेस कर सकते हैं। दोबारा से लोग क्या कह रहा हूँ, रियल एनालिसिस के अंदर अगर किसी की एब्सोल्यूट या मॉडुलस वैल्यू हमें पता है तो हम उस मॉडुलस वैल्यू को उस पूरे फंक्शन से रिप्लेस कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल साइन एक्स की जगह पे हम केवल 1 रख सकते हैं अगर मॉड लगा है तो, ठीक। वही काम यहाँ करने जा रहा हूँ मैं, वही काम यहाँ कर रहा हूँ। तो अगर मैं इसमें मॉड लगा दूँ तो इस पूरी वैल्यू की जगह पर हम इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू आई है वो क्या है, इसकी जो बाउंड आई है वो क्या है, 1 है। तो मैं इस पूरी वैल्यू की जगह पर मैं 1 को लिख सकता हूँ। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ प्योर मैथमेटिक्स। बताइए कितने बच्चों को ये चीज़ समझ में आई? मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें इतना टाइम देते नहीं है, मैं तुम्हें दे रहा हूँ टाइम, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें काफ़ी समय हो चुका है, तुम्हें इन चीज़ों के बारे में अभी नॉलेज नहीं है, तुम्हें संज्ञान में नहीं है चीज़ें, मुझे पता है। इसीलिए मैं तुम्हें इतना टाइम दे करके आराम से करा रहा हूँ। बताइए कितने बच्चों को समझ में आया कि मैं इस पूरे की जगह पर 1 लिख सकता हूँ? और जैसे ही मैंने इस पूरे की जगह पर 1 लिखा तो क्या होगा, यहाँ पे देखो ध्यान से, जैसे ही मैंने 1 लिखा तो ये चीज़ क्वांटिटी 1 हो जाएगी। तो मेरा आंसर आएगा ε/2, क्योंकि मैंने यहाँ मॉड ले रखा है। मॉड लिया है ना, तो मॉड लेना पड़ेगा। जब मॉड लेते हैं तो भैया इक्वल नहीं आता, फिर लेस देन इक्वल टू आता है, लेस देन इक्वल टू ε/2। ये चीज़ तुम्हें यहाँ समझ में नहीं आ रही है, इस चीज़ को मैं यहाँ लिख देता हूँ ऐसे करके। अब हमें इक्वलिटी की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे इक्वलिटी हटा देते हैं, इस चीज़ को ऊपर लिख के दिखाता हूँ, ठीक। देखिए बनी कहानी, अपनी कहानी ये बन गई। देन ध्यान से am-l प्लस am+1 - l प्लस सो ऑन an-l का मॉड अपॉन n, ये जो पूरी की पूरी वैल्यू आ रही है ये इसके बराबर थी, ये इसके बराबर थी। मॉड ले लिया है हमने दोनों तरफ, ये मॉड लेने से क्या होता है, इक्वलिटी हट जाती है, इनइक्वलिटी में बन जाती है। इनइक्वलिटी बना दी, ये पूरी की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 1 आ गई, तो ये लेस देन कितना हो गया, ε/2। बताइए इक्वेशन नंबर 3 कितने बच्चों को समझ में आया? हमने इस टुकड़े को ε/2 सिद्ध कर दिया। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे चलें। अब हमें इस टुकड़े को और ऐसा करना है, क्योंकि दोनों टुकड़े मिलकर के जब ε/2 होंगे तो जब इनको जोड़ा जाएगा तो कंप्लीट टुकड़ा आधा आधा 1 बनेगा, लेस देन एप्सिलॉन। और यही हमें प्रूफ करके लेकर के आना था कि इसका जो एवरेज आ रहा है वो भी सेम लिमिट पर कन्वर्ज कर रहा है, उसका भी डिस्टेंस उस लिमिट से लेस देन एप्सिलॉन है, ये हमें सिद्ध करना था। तो सिद्ध करने के लिए हमें सब पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, ठीक है। अब इस दूसरे वाले टुकड़े को उठाते हैं, तो जल्दी फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। आइए देखिएगा, देखो ध्यान से। अब मैं इस दूसरे वाले टुकड़े को उठाता हूँ नाउ। अब मैं m टर्म्स को उठा रहा हूँ, a1 - l प्लस a2 - l डॉट 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 am-1 - l का मॉड अपॉन n। अब मुझे इसको भी सिद्ध करना पड़ेगा कि ये ε/2 है, क्योंकि जैसे ही दोनों सिद्ध हुए तभी पूरी कहानी कह पाएंगे कि लेस देन एप्सिलॉन है। ऐसे प्रूव होती हैं थ्योरम पेपर में, ठीक। आगे चलते हैं, अब मुझे इसको प्रूव करना है। अब भाई साहब, अब इसमें तुम सोचो कि इसमें भी यही शर्त लगा दो, इसमें किया था, कन्वर्जेंस की प्रॉपर्टी लगा दो, नहीं लगा पाओगे इसमें कन्वर्जेंस की प्रॉपर्टी। क्यों? ये n चीटियाँ थी, ये आगे वाली चीटियाँ थीं, ये m चीटियाँ हैं, ये पीछे वाली चीटियाँ भैया। तो पीछे वाली चीटियों के लिए तुम नहीं लगा सकते ऐसे। तो आप सोचो कि जैसे इसमें लगा दिए कन्वर्जेंस का क्राइटेरिया, क्या इनमें लगा सकते हैं? नहीं।
ये सारे टर्म्स लिमिट के नेबरहुड में आ रहे थे, तो उनकी दूरियाँ चींटियों, ये आगे वाली चींटियाँ हैं सारी की सारी, इसीलिए उनकी दूरी ना के बराबर थी, वहाँ पे हमने कन्वर्जेंस का इस्तेमाल किया था। लेकिन ये सारी पीछे वाली चींटियाँ हैं, तो यहाँ पे बाउंडेडनेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में मैंने आपको 2 पॉइंट निकाले थे, अभी हमारे हाथ में क्या क्या आया था, कन्वर्जेंस का क्राइटेरिया की परिभाषा और बाउंडेड वाली परिभाषा। तो कन्वर्जेंस का इस्तेमाल कर लिया हमने यहाँ पे। अब यहाँ इस्तेमाल क्या क्या करेंगे, यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे आप बाउंडेड वाली कंडीशन का। ठीक, देखिएगा तो यहाँ लिखेंगे वी हैव, हमारे पास क्या है बाउंडेड की शर्त, एन का जो मॉड है वो लेस देन इक्वल टू एम है। ठीक, अब ध्यान से देखना, यहीं पे मैं कुछ ट्रिक लगाने जा रहा हूँ। कोई संख्या का मॉड है एम से छोटा है, एम से छोटा है, कोई संख्या एम होगी उससे छोटा है, तो अगर मैं इसमें से एल को माइनस कर दूँ तब भी ये संख्या एम से छोटी रहेगी। ये तिकड़म लगानी पड़ती है थ्योरम को प्रूव करने के लिए। ये सब तुम्हें मालूम पड़ेगा मैं क्यों कर रहा हूँ। अगर ए एन एम से छोटा है तो ए एन में से अगर एल को माइनस करूँगा वो तब भी एम से छोटा रहेगा। देखो कठिन तो है, मैं मानता हूँ, समझने की कोशिश करो, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें रटना ना पड़े, सब कुछ समझ से कर लोगे, मेरे एग्जाम्पल से कर लोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो ए एन माइनस एल भी कैसे छोटा होगा भाई साहब, ए एन माइनस एल एम से छोटा होगा। ठीक, कोई दिक्कत। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसी वाले टर्म को यहाँ ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान से देखेंगे कैसे करूँगा, ए वन माइनस एल प्लस ए टू माइनस एल प्लस डॉट डॉट ए एम माइनस वन माइनस एल अपॉन एन का मॉड। अभी इसका मॉड जो क्या है, अब जब ये पूरी चीज़ छोटी है एम से, अब ये जो टर्म्स हैं ये हमारे पूरे टर्म्स नहीं है। ध्यान से देखो, ये जो टर्म्स हैं सारे के सारे, ये पूरे एन टर्म्स की चर्चा हो रही है, पूरी सीक्वेंस की चर्चा हो रही है, लेकिन हमने सीक्वेंस के कर दिए हैं 2 टुकड़े। ये टुकड़ा अलग है, ये टुकड़ा अलग है। अब इस टुकड़े के लिए यहाँ पे अब क्या बाउंड बनेगी, टोटल की तो बाउंड एम थी, अब इस टुकड़े के लिए बाउंड क्या बनेगी उस पर चर्चा करनी है बस। देखो ध्यान से कैसे करेंगे, तो पहले पता करते हैं, इसको थोड़ा और जूम करके देखते हैं इसके अंदर क्या मिलेगा। इसमें थोड़ा और आगे बढ़ूँ तो अगर मैं ट्रेंगुलर प्रॉपर्टी खोल दूँ, व्हाट इज ट्रेंगुलर प्रॉपर्टी, मॉड ऑफ ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। देखो ध्यान से, ए एन माइनस एल का जो मॉड है लेस देन इक्वल टू होगा काय से, मॉड ऑफ ए एन प्लस मॉड ऑफ एल से। ठीक, इस ट्रेंगुलर प्रॉपर्टी का यूज़ कर दिया मैंने। अब हमें पता है कि मॉड ऑफ ए एन जो मॉड है, इसका मॉड क्या है, इसका मॉड एम है। भाई सिखाया था मैंने आपको कि जब मॉड की चर्चा होती है तो फंक्शन की जगह पे हम उसकी इक्वलिटी जो होती है उसको रिप्लेस कर सकते हैं आपस में। तो इस ए एन का काम कौन करेगा, यहाँ पे एम करेगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको यहाँ लिखते हैं ए एन माइनस एल का जो मॉड है लेस देन इक्वल टू आएगा एम प्लस एल के। बताइए कितने बच्चों को ये चीज़ समझ में आई। भाई साहब ये प्योर मैथमेटिक्स है, इसीलिए इसका नाम रियल एनालिसिस है। यहाँ पे मॉडुलस वैल्यू को हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, इसका जो वैल्यू है वो एम था, मैक्सिमम वैल्यू मॉडुलस वैल्यू, तो इसका मॉडुलस वैल्यू एम है तो एम लगा दी मैंने इसकी जगह पे, जैसे पीछे किया था अभी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, यहाँ तक आ जाओ। अच्छा, अब हमें यहाँ से क्या देखने को मिला, हमें ये देखने को मिला कि जो पूरी की पूरी जो सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं ए एन माइनस एल वाली, ये पूरी की पूरी एम प्लस एल से बाउंड हो रही हैं, एम प्लस एल से बाउंड हो रही हैं। इस सुई को हमने थोड़ा और जूम कर दिया तो एम प्लस एल से बाउंड होती हुई दिख रही हैं। कौन सी टर्म्स हैं ये सारी टर्म्स हैं। लेकिन अभी अपने पास कितनी है, अभी अपने पास केवल एम माइनस वन तक टर्म्स हैं ओनली, बस। इससे आगे की टर्म्स हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो बस मुझे यही पता करना है कि ये जो टर्म्स हैं ये किससे बाउंड होंगी। तो ये तो जाहिर सी बात है कि इससे तो बाउंड होंगी क्योंकि ये छोटी, ये कम टर्म्स हैं, सारी टर्म्स अब इससे हो रही हैं। ये तो छोटा सा टुकड़ा है तो ये टुकड़ा भी इससे छोटा होगा, छोटा कर देते हैं। अब स्ट्रिक्टली लेके चल रहा हूँ मैं, क्यों स्ट्रिक्टली लेके चल रहा हूँ, क्योंकि हमें पूरी जो कन्वर्जेंस की परिभाषा है वहाँ पे स्ट्रिक्टली लेसन होता है। ठीक, तो ये क्या आएगा एम प्लस एन, कोई दिक्कत। ऊपर की सारी टर्म्स के लिए कहानी चल रही है, एन वापस नीचे का नीचे आ जाएगा। ऊपर की टर्म्स की बात करो तो ये तो सारे के लिए हो गया, लेकिन हमारे हाथ में कितनी है, केवल एम माइनस वन तक की टर्म्स हैं। अब एक ही ध्यान से नोट करना, देखो ध्यान से, यहाँ पे एम माइनस वन, ये सारी पीछे की टर्म्स हैं, ये सारी आगे की टर्म्स हैं। इस एम से ये सारी छोटी हैं। ठीक, अभी एम हमारे हाथ में नहीं है क्योंकि इस एम को हम ऊपर ले जा चुके हैं, हमारे हाथ में केवल एम माइनस वन है। तो अब जो टर्म्स बची हैं सारी, ये सारी की सारी एम माइनस वन से तो छोटी होंगी। अरे बोलो ना, थोड़ा लॉजिक लगाओ यार। अगर ये टर्म्स एम होता तो ये सारी की सारी टर्म्स एम से छोटी हैं। अब एम तो हमने पल्ली तरफ ले लिया अपने पास, अब जो टर्म्स बची हैं वो सारी की सारी एम माइनस वन से तो छोटी हैं। तो यहाँ पे ये बाउंड काम करेगी, इसकी बाउंड में शामिल और कौन होगा,
इसकी बॉन्ड में शामिल होगा m-1 और शामिल होगा, क्योंकि टोटल सीक्वेंस की बॉन्ड तो ये आ गई m+l, लेकिन हमारे पास टोटल नहीं है, हम पे एक टुकड़ा है, तो उस टुकड़े के हिसाब से यहाँ पे इसमें m-1 और घुसाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब जो टर्म्स बची हैं सारी की सारी ये m-1 से छोटी हैं। अगर टोटल होता पूरा तो डायरेक्ट हम ये वाली बाउंड का इस्तेमाल करते, लेकिन टोटल सीक्वेंस ना होने के कारण हम पे केवल एक टुकड़ा है, तो मुझे टुकड़े के हिसाब से देखना पड़ेगा कि ये टुकड़े केवल ये क्या से छोटा होगा, तो इसमें ये तो आएगा ही आएगा, इससे तो छोटा होगा ही होगा, साथ में m-1 से भी छोटे होंगे, क्योंकि ये पूरी सीक्वेंस नहीं है, एक छोटा टुकड़ा है, इसलिए इसमें m-1 और आएगा। ठीक, पल्ले पड़ा। और नीचे तो अपन n का है तो n रहेगा। बताइए यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत, कोई डाउट? ऐसा तो नहीं है भाई साहब बाउंस हो रहा हो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें HD क्वालिटी में क्लियर रह जाए। ठीक है, चलिए अब मेरा मुख्य टारगेट क्या है, मुझे इस पूरी चीज़ को लेस देन एप्सिलॉन प्रूफ करना है, बस हो गया प्रूफ। तो ये पूरी चीज़ क्या पे डिपेंड कर रही है? इस पर डिपेंड कर रही है, अपने हाथों में ये चीज़ है। अब ये क्या है, इस पर काम करते हैं। इसको रफ करता हूँ यहाँ से, तो ऐसे लिखूँगा मैं क्या, वी हैव, हमारे पास क्या है, ये चीज़ है m+l इंटू में m-1/n। अगर मुझे पता चल जाए कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, सो मुझे पता चल जाएगा कि ये जो चीज़ है वो किससे लेस देन होगी। अब तुम सबको दिख रहा है साफ साफ, ये पूरी चीज़ ऊपर की कांस्टेंट बदलने वाला नहीं है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, केवल n पे डिपेंड कर रहा है ये। तो लिमिट ले लो इसकी, खत्म, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। और जैसे ही तुम यहाँ पे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लोगे, क्या होगा? अरे भाई साहब, 1 समथिंग अपॉन इन्फिनिटी, m+l और इंटू में क्या आएगा, m-1 अपॉन इन्फिनिटी, भैया जो कि 0 पे जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। बस यहीं पे थोड़ा सा लॉजिक लगा लो यार। मैंने क्या सिखाया आपको? एप्सिलॉन बहुत छोटी डिस्टेंस होती है, एप्सिलॉन बहुत छोटी डिस्टेंस होती है, लेकिन 0 से तो बड़ी होती है, लेक्चर नंबर 1 यार, लेक्चर नंबर 1 देख के आयो कि नहीं आयो? 0 से तो बड़ी होती है। अब भैया जाकी वैल्यू 0 आ गई, जाकी वैल्यू 0 आ गई, तो 0 आ गया, तो 0 तो एप्सिलॉन से छोटा होता है ना भैया, 0 तो एप्सिलॉन से भी छोटा होता है ना। 0 तो वैसे 4 से भी छोटा होता है, 0 से 5 से भी छोटा होता है, लेकिन अपनों काम या काय पे पढ़ रहा है, अपनों काम नंबर पे पढ़ रहा है एप्सिलॉन से, जो कि प्रूफ करके लेके आ रहा हूँ हमें। तो यहाँ पे हम यहाँ पे ये लॉजिक यूज़ करेंगे, इसकी लिमिट ही 0 आ रही है। 0 का मतलब क्या है? एप्सिलॉन सबसे छोटी क्वांटिटी होती है, लेकिन 0 तो नहीं होती ना, तो लेकिन ये तो 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये जो क्वांटिटी आई है वो एप्सिलॉन से भी छोटी है, और यही तो मैं प्रूफ करना था। जैसे ये प्रूफ किया हमने एप्सिलॉन/2, वैसे यही तो मुझे प्रूफ करना था। तो ये पूरी क्वांटिटी भैया 0 आ गई, इसका मतलब क्या है कि ये एप्सिलॉन से छोटी है। अरे दुनियादारी भाड़ में जाए, 4 से छोटी है, 5 से छोटी है, अपनों काम कहते चल रहा है, अपनों काम पढ़ रहा है एप्सिलॉन से। तो यहाँ एप्सिलॉन वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है ना, बाकियों से छोटा है कोई बात नहीं है, अपना काम किससे चल जाएगा? अपना काम चलेगा एप्सिलॉन से, उससे छोटा आ रहा है ना, तो बस ठीक है, काम खत्म हो गया। लो भैया हो गया काम खत्म। तो जब पे 2 लेके चले हो बट्टे में, जब 2 लेके चल लो, क्या दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत, गलती नहीं करनी है भाई साहब। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, अब मैं इसको रफ कर सकता हूँ क्योंकि इसका तो कोई काम है नहीं अपने पास, रफ कर देते हैं। ग्रेटर देन 0, ठीक है, एप्सिलॉन 0 से बड़ा होता है। इट इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया क्या, a1 - l, ये जो सीक्वेंस आई है, प्लस a2 - l प्लस डॉट am-1 - l अपॉन n। ये जो चीज़ आई है भैया कैसे छोटी हो गई? ये छोटी कैसे थी? इस पूरे टर्म से। ये पूरा टर्म क्या आ गया? 0। और 0 कैसे छोटा होता है? एप्सिलॉन/2 से। तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी कैसे छोटी हो गई? एप्सिलॉन/2 से। ख़त्म कहानी। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए, किसी विद्यार्थी को डाउट? अब देखो थ्योरम बड़ी है, प्रूफ भी अच्छा है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ तो मैं एक एक चीज़ समझा के करवाऊँ, ठीक है, प्रैक्टिकली अप्रोच करूँ। ऐसे कोई कराता नहीं है किताब में, ये सब मेरा फंडा है ना, किसी किताब में ऐसे तो मैं हिंदी में कोई कराएगा कि ये चीटियाँ ये वो, सब मेरा अप्रोच है। बस आप लोगों को अच्छे से समझ में आए इसलिए, ठीक। अब बस अपना काम हो गया। अगर मैं इन दोनों को मिला दूँ आपस में तो वापस से मेरी सीक्वेंस बन जाएगी। मैंने केवल इनको तोड़ा, अलग अलग क्यों तोड़ा? जिससे मैं अलग अलग वैल्यू निकाल पाऊँ। दोनों की अलग अलग वैल्यू आ गई, अब वापस दोनों को मिला देंगे, ख़त्म। तो एडिंग इक्वेशन 3 और 4 अपना आंसर आने वाला है। बस आ गया अपना आंसर, देखो ध्यान से। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? नाउ बाई एडिंग इक्वेशन 3
एंड 4। जैसे तुमने जोड़ा तो क्या मिलेगा, तुम्हारी पूरी सीक्वेंस बन जाएगी जो तुम्हारी थी स्टार्टिंग में। क्या थी सीक्वेंस तुम्हारी? वो थी तुम्हारी A1 माइनस एल प्लस A2 माइनस एल प्लस डॉट 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 AN माइनस एल, पूरी ठेकट्टी मिला के लिख दी मैंने, ठीक है। M टर्म्स M माइनस 1 सब जाके अंदर आएंगे अपॉन L, ठीक, लेस देन ε/2 प्लस ε/2, आधा आधा क्या हो गया एप्सिलॉन। अब समझ में आई तुम्हारे कि मैं शुरुआत में ε/2 लेके क्यों चला था, जिससे आपकी कन्वर्जेंट की प्रॉपर परिभाषा से मैचिंग हो जाए, क्योंकि उसमें एप्सिलॉन होता है। अब हाल में लेके चल तो एप्सिलॉन तुम कहते हो अरे मास समझा तुम्हारा 2 एप्सिलॉन कैसे आएगा, किताब में तो एप्सिलॉन है। तो कोई पॉइंट छूटना नहीं है ऐसा, जिससे एग्जामिनर भी तुम्हारी कॉपी तक के खुश हो जाए कि हाँ एकदम सटीक प्रूफ करके गए हैं स्टूडेंट, ठीक। तो ये पूरी कहानी छोटी कैसे होगी, एप्सिलॉन से। अरे सर अभी तो लफड़ा पड़ रहा है, जहाँ मैं एल को लफड़ा पड़ रहा हूँ, क्या करेंगे, जैसे समेट दो वापस जैसे लेके आए भाई। इसको तुमने कैसे बनाया था, इसको तुमने एल एल करके बनाया था ना, तो वैसे ही इसको वापस बैक कर दो। इसको कैसे बैक ऐसे बैक करेंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 डॉट, ये सारी कहानी कहाँ से आई थी, NL से, माइनस NL अपॉन N लेस देन एप्सिलॉन। अब N को वापस भाग लगाए तो जाते N तेन कट हो जाएगी। स्टेप्स को बैक कर रहे हैं क्यों, क्वेश्चन से शकल मैच कराने के लिए। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 AN अपॉन में N माइनस L अकेला बचेगा लेस देन एप्सिलॉन। इसी रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए हमने बहुत मेहनत करी। हो गया प्रूफ। ये क्या है, ये सीक्वेंस के टर्म्स का एवरेज है, यही तो है भाई कौची फर्स्ट थ्योरम। होगी प्रूफ लो। हम AN को कन्वर्जेंट लेकर के चले, हमने उसके सीक्वेंस के टर्म्स का एवरेज भी सेम लिमिट पे लेस देन एप्सिलॉन दिखा दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि हाँ ये भी कन्वर्जेंट हो गया, काम खत्म। तो ले देंगे यहाँ पे क्या, हैंस एवरेज ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ सीक्वेंस AN also converges to the same limit L, hence proved। भैया हो गया प्रूफ, hence proved। बताइए भाई साहब, किसी विद्यार्थी को इस अच्छे खासे प्रूफ में कोई दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए। अगर आ रही है वीडियो को दोबारा देखो, मैंने ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ी है जहाँ तो मैं दिक्कत लगे। अगर तब भी कोई दिक्कत लग रही है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक। एक बार रिकॉल कर दूँ सीक्वेंस के टर्म्स, हमें एक बार रिकॉल कर दूँ। हमने कुछ नहीं किया, हमारे पास क्या था, हमारे पास एक सीक्वेंस थी जिसकी लिमिट L आ रही थी। हमें ये दिखाना था कि सीक्वेंस का अगर मैं एवरेज ले लूँ उसकी लिमिट भी L आए। मतलब क्या है, अगर सीक्वेंस AN अगर L पर कन्वर्ज करती है तो उसके एवरेज जो टर्म निकालेंगे उसके टर्म का एवरेज भी L पे ही कन्वर्ज करना चाहिए। तो मैंने क्या किया, 2 शर्त लेके आया। कौन कौन सी, कन्वर्जेंस के हिसाब से एक तो परिभाषा हो गई, एक हर एक सीक्वेंस की टर्म्स कैसी होगी, एक क्या थी कि मेरी जो सीक्वेंस है वो मेरी बाउंडेड होगी। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने जो प्रूफ मुझे क्या करना था, मुझे प्रूफ ये करना था कि उसका जो एवरेज आएगा वो भी सेम लिमिट L पर ही जाएगा। तो बेसिकली करना कुछ नहीं था, उसमें ये दिखाना था कि जो प्रूफ आया है L पे जाएगा। L पे कब जाएगा ये, जब ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। कहता है भाई तो कन्वर्जेंट होती है यार। कोई लिमिट पॉइंट कब कहलाता है, कोई लिमिट कब कहलाती है कि जब उससे चीटियों का डिस्टेंस कैसा आ जाए, लगभग ना के बराबर आ जाए। तो केवल इस एप्सिलॉन को प्रूफ करने के लिए ये सारे पापड़ मिले। तो मैं इसको लेकर चला, इसको सॉल्व किया। फिर मैंने क्या किया, इसकी टर्म्स को मैंने ब्रेक करा। क्यों, क्योंकि कन्वर्जेंस की परिभाषा का मुझे इस्तेमाल करना था। इसलिए कन्वर्जेंस की परिभाषा क्या थी, आगे वाली चीटियाँ पीछे वाली चीटियाँ। तो आगे वाली चीटियाँ सारी की सारी मिठाई से दूरी ना के बराबर होगी। तो मैंने आगे वाली चीटियों को अलग से निकाला, सब कुछ रिकॉल करा रहा हूँ। फिर मैंने उन चीटियों का क्या किया, मैंने उनकी मैं कन्वर्जेंस की परिभाषा लगाई, जिसमें एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन एप्सिलॉन बन गए। अब वो कितने हैं ये तो कैसे पता चलेगा, अब मुझे कैसे पता चला टोटल कितने टर्म्स हैं, सारे के सारे n। इसमें से m-1 पीछे निकाल दिए तो बचे कुछ कितने, वही हमारे सारे एप्सिलॉन थे, उनको लगा दिया। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने वहाँ पे थोड़ा सा प्योर मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट यूज़ किया। वहाँ से मैंने ये चीज़ दिखाई कि m(n-1) ये पूरी वैल्यू 1 है, ठीक। वो चीज़ मैंने दिखा दी। जैसी 1 दिखाई तो वहाँ से क्या प्रूफ हो गया कि आधे जो टर्म आए हमारे वो लेस देन ε/2 है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने पूरे के पूरे जो इधर के टर्म बचे हैं उनको उठाया। अब उन पे तो मैं नहीं लगा सकता मैं कन्वर्जेंस की परिभाषा, क्यों, क्योंकि वो परिभाषा केवल सीक्वेंस के जो चीटियों हैं, अब इन पर मैं नहीं लगा पाया कन्वर्जेंस की परिभाषा। क्यों, क्योंकि n ≥ m। ये चीज़ याद रखो, चीटियाँ हमेशा जो आगे वाली होंगी वही उस चीनी के दाने से बिल्कुल ना के बराबर दूरी पे होंगी, हर एक चीटी नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने बाउंडेडनेस की प्रॉपर्टी का यूज़ किया।
ठीक है। अब बाउंडेडनेस की प्रॉपर्टी का यूज़ कैसे किया मैंने, हर एक टर्म को मैंने बाउंडेड दिखाया। अब बाउंडेड कैसे दिखाया, अब ये जो टर्म्स आ रहे हैं मेरे सारे के सारे जो बचे कुछ टर्म्स है वो बाउंडेड किससे थे, टोटल सीक्वेंस बाउंडेड m से थी। उसको और जूम किया तो वो m प्लस l से बाउंडेड हुई टोटल सीक्वेंस। अब ये टर्म्स हमारे पास जो हाथ में थे वो किससे बाउंडेड थे, वो m प्लस l से तो थे, लेकिन साथ के साथ टोटल नहीं है, वो m-1 से और पीछे के टर्म्स हैं, तो m-1 को शामिल करना पड़ा। फिर मैंने क्या किया, उसकी लिमिट चेक करी, उसकी लिमिट कितनी आ रही थी, 0। जब उसकी लिमिट 0 आ रही है, लेकिन हमें पता है एप्सिलॉन जो होती है डिस्टेंस, अपना काम किससे चल रहा है, एप्सिलॉन से। हमें प्रूफ क्या करना है कि एप्सिलॉन/2 से छोटा आ जाए, है कि नहीं। तो फिर मैंने क्या देखा कि 0 आ रहा, भैया 0 तो एप्सिलॉन/2 से छोटा है, मैंने लगा दिया। फिर मैंने कुछ नहीं किया, दोनों को जोड़ दिया, अपना काम बन गया। बताइए किसी बच्चे को कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं होगी यार, प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी समझ में आया होगा। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, जो दूसरी थ्योरम थी कॉची की, बिल्कुल चुटकियों में प्रूव होगी, बस हाल क्या प्रूव करेंगे। जितना भी हाथी का पाँव था केवल इसी में था, अब इसमें दिक्कत तुम्हें नहीं आएगी ज़्यादा। ठीक, आगे बढ़ें, फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भैया, कॉची की सेकंड थ्योरम, इसका प्रूफ बहुत छोटा है, अभी खत्म करता हूँ 2 सेकंड में, बस बड़ी प्रूफ थी, बड़ी बस बड़ी थोड़ी बड़ी थी, इसको टेंशन मत लेना, हो जाएगा प्रूफ। तो क्या है कॉची सेकंड थ्योरम, क्या कहती है हमें सबको पता है, हमने क्वेश्चन कर दिए थे। क्या है, इफ़ ए एन बी अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स देन, यहाँ पे शर्त होती है कि जो लिमिट ए एन की पावर 1/n की आएगी वही लिमिट ए एन प्लस 1/an की आएगी। तो मुझे यहाँ क्या प्रूफ करना है, लेके ये चलूँगा, इसकी लिमिट l है तो इसकी लिमिट भी l मुझे दे करके आनी है। बहुत सिंपल सा काम है, देखो अभी होता है प्रूफ खत्म। तो वही पुराना काम क्या लेके चलेंगे हम, वी हैव, हम पे क्या है, हमारे पास है लिमिट n ट्रेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1/n की लिमिट हमारे पास l है। हम भाई साहब इसको लेकर के चलना है, चाहो तो इसको मैं a कह दे रहा हूँ, इट इज़ कॉल्ड a। अब मुझे इससे ये चीज़ लेकर के आनी है, अब मैं लेके कैसे आऊँगा, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, इसमें कुछ तिकड़म लगानी पड़ती है। अब कैसे लेके आऊँगा, देखो ध्यान से, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1/n। अब मैं इसको ज़्यादा अपने हिसाब से लिखने की कोशिश करूँगा, कैसे लिखने की कोशिश करूँगा, देखो ध्यान से, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, मैं इसको पता है कैसे लिखूँगा, इसको मैं ऐसे लिखूँगा a1/1 इंटू a2/a1 इंटू a3/a2 इंटू a4/a3 एंड डॉट an/an माइनस k1 की होल पावर 1/n। बताइए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अरे बिल्कुल, कैसे, इससे ये कट जाएगा, 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 लौट फिर के क्या बचेगा, तो हम पे an बचेगा, बस लौट के कहानी वापस वही है, कान घुमा के पकड़ लिया है, बस कुछ नहीं किया है। अब ये सब क्यों किया तुम्हें भी बताइए, ये सब मैंने प्रूफ करने के लिए किया है ये, ठीक है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर आपने ये तो प्रसार किया है, आपने n पदों तक क्यों किया, एक पद और आगे बढ़ा देते तो लोग बढ़ा दो, क्या दिक्कत आ रही है, जब an+1 करोगे तो नीचे क्या आएगा, नीचे an आ जाएगा, और आगे ही बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसकी आवश्यकता पड़ेगी आगे, इसमें नहीं पड़ रही है, जब पड़ेगी तो और बढ़ा लेंगे आगे, क्या दिक्कत है भैया, पे स्टार आगे पड़ेगी तो n में पद से एक पद और आगे बढ़ा सकते हैं हम लोग। और तो मैं दिख रही है जाएगी जरूरत 100 पड़ेगी, चौका हमें जी लेके आनी है कहानी, तो मैचिंग कराए के लिए मुझे एक पद एक्स्ट्रा खोलना पड़ेगा आगे चल के, अब जरूरत ना जाएगी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, चलो यहाँ तक आनी ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे प्लस बनना है, यहाँ खूब प्लस की व्यवस्था है ना पाएगी, अब क्या करें, प्लस कब बनेगा, इंटू में सौदा चल रही सबरी, तो भाई साहब मुझे लग रहा है यहाँ पे मुझे लॉग लेना पड़ेगा दोनों तरफ, तब रट्टा कटेगा अपना, क्योंकि लॉग m1 m2 क्या होता है, लॉग m1 प्लस m2, तो लॉग ही ऐसी हमारे पास युक्ति है जिससे प्लस बन जाएगा पूरे में, तो बस खत्म कहानी, टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड, ऐसे सोचना है तुम्हें, ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड्स। तो चलो भाई, तो लॉग ले लेते हैं, यहाँ क्या आएगा, लॉग लिमिट n ट्रेंडिंग टू इन्फिनिटी लॉग an की पावर 1/n, यहाँ क्या आएगा, लिमिट n ट्रेंडिंग टू इन्फिनिटी लॉग a1/1 a2/a1 a3/a2 an/n माइनस 1 की पावर 1/n। सबको पता है कि लॉग क्या करता है, ऊपर जो पावर होती है उसको नीचे ले आता है, तो लो भाई जी नीचे आ गया। इस लॉग को अलग अलग घुसाएंगे हम हर एक टर्म के पास, तो सब जोड़ के आ जाएगा सब कुछ। तो कैसे बनेगी कहानी, लिमिट n ट्रेंडिंग टू इन्फिनिटी लॉग an की पावर 1/n लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या बनेगा ये, log a1 प्लस log a2
प्लस लॉग A3 A2 अपॉन A1 A3 अपॉन A2 नीचे संग में रहेगा, वो कहाँ चला जाएगा, डॉट 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 लॉग AN अपॉन AN माइनस 1। चाहो तो एक पद और बढ़ाए दो, अब बढ़ाए दो एक पद, क्या दिक्कत आ रही है, एक पद और बढ़ाए दो, लॉग AN प्लस 1 अपॉन AN। लो अब तक हो जाएगा, मैंने एक पद और बढ़ा के लिख दिया। टोटल के नीचे क्या आएगा भाई साहब, टोटल के नीचे आएगा n, ठीक है। अच्छा अब तुम्हें एक चीज़ दिख रही है, यहाँ पे मैं कॉची फर्स्ट थ्योरम का यूज़ कर सकता हूँ। क्यों, इस सीक्वेंस के देखो टर्म्स का एवरेज आ गया, ये सीक्वेंस थी, ध्यान से देखो यहाँ पे कॉची प्रथम यूज़ हो जाएगी। पहली कॉची थ्योरम कौन सी थी, ये A1 प्लस ये A2 का काम कर रहा है, प्लस ये A3 का काम कर रहा है, ये AN का काम कर रहा है, और बट्टे में n है, यानी कि सारे एवरेज ये आ गए। तो अभी हमने सीखा था, क्या सीखा था कि अगर ऐसे होता है तो डायरेक्ट n में पद पर लिमिट लगा देते हैं, वही लिमिट इस पूरे की आएगी। तो यूजिंग कॉची फर्स्ट थ्योरम, बस खत्म कहानी। यूजिंग कॉची फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है, कॉची फर्स्ट थ्योरम लगा देंगे तो यहाँ तो कहानी सेम रहेगी, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लॉग AN की पावर 1 अपॉन n, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो केवल AN वे पद पर लिमिट लगेगी। n वा पद कौन सा है यहाँ पे, ये रहा। अब तुम कहोगे सर ये वाला था, अरे ज़रूरत काहे की है, जा की, तो हम जानबूझ के आगे वाले ले लेंगे, क्या दिक्कत आ रही है, हमको दिक्कत आ रहा है। लॉग AN प्लस 1 अपॉन AN, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब बस अपना आंसर आएगा, हमें पता हो जा की लिमिट कितनी है, हमें जा की पता हो, खाली लॉग की ना पता हो, हमें खाली जा की पता हो है, जा की लिमिट कितनी है L, तो जाओ की L लेके आनी है, ऐसा प्रावधान है। तो इसका इस्तेमाल करने का समय आ चुका है। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट यूज़ होता है क्या, कि इफ़ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अगर AN है, अगर बाकी लिमिट L आ रही है, ध्यान से समझना, अगर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी AN की लिमिट अगर L आ रही है, तो अगर मैं दोनों तरफ लॉग ले लो, तो लॉग लिमिट और लगाओ आगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लॉग AN भी काय पे जाएगा, ये लॉग L पे जाएगा। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, अरे कुछ नहीं किया, बस दोनों तरफ लॉग ले लिया। इसका प्रॉपर्टी, अगर लिमिट AN की L आ रही है तो जब लॉग ले लेंगे तो लॉग AN की लिमिट लॉग L आएगी, तो भाग इस्तेमाल यहाँ करेंगे, देखो यहाँ करेंगे इस्तेमाल। जा की लिमिट कितनी है अंदर भाई की, खाली L, लेकिन बाहर लगा है लॉग, तो कितनी है जाएगी लिमिट, लॉग L। तो बस अब थोड़ा सा ऊपर तरफ पढ़ना पड़ेगा मुझे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छे से नोट कर लिया होगा, ठीक, नहीं नोट किया फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलें, देखिएगा मैंने इसको इरेज नहीं किया है क्योंकि ये अपना आंसर है। देखो देन तो क्या होगा, तो लिमिट n टेंडिंग, यहाँ पे डायरेक्ट कर दूँ, इसकी लिमिट कितनी रख दूँ मैं, log L, तो यहाँ क्या बनेगा भाई साहब, इसको मैं घुमा के लिख दे रहा हूँ। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर है ना, तो उसकी लिमिट अगर log L है तो वो इसकी लिमिट भी होगी क्योंकि दोनों बराबर है। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी log AN प्लस 1 अपॉन AN, एक मिनट लफड़ा पड़ गया, ये जो AN प्लस 1 अपॉन AN है ना, ये पूरे लॉग के भीतर है, जल्दबाजी में यहाँ पे नीचे छूट गया है, ठीक है, सही कर लेना इसको। ये पूरा लॉग के अंदर है, कुछ लफड़ा नहीं पड़ा, सब सही चल रहा है, बस माइंड में तो है, बस छप गया है हाथ से, ये अंदर है पूरा, ठीक है। चलो तो भाई साहब इसकी लिमिट कितनी आ गई भैया, इसकी लिमिट आ गई log L, ठीक। अब मैं इस स्टेप को नहीं मिटाऊंगा क्योंकि तुम्हारा आंसर है, तुम पता कैसे चलेगा आंसर आया कि नहीं आया, मैं यहाँ करूँगा। अब log हटाना पड़ेगा दोनों तरफ से, तो टेकिंग एंटी log, तो जैसे ही मैं log से log हटाऊंगा यानी कि एंटी log लूँगा दोनों तरफ, तो टेकिंग एंटी log ऑन बोथ दी साइड, टेकिंग एंटी log ऑन बोथ दी साइड, तो क्या होगा, log से log डायरेक्ट हटेगा, आंसर क्या आएगा अपना, आंसर आएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी AN प्लस 1 अपॉन AN की लिमिट कितनी आ गई भाई साहब, L आ गई। और यही हमें सिद्ध करके लाना था, ख़त्म कहानी। लो भाई साहब क्या दिक्कत आ रही है, देखो तुम्हारे सामने ये लेके चले थे, यहाँ पे पहुँच गए, आ गया अपना आंसर ख़त्म। तो लिख देंगे यहाँ पे कहा कि हैंस लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी AN प्लस 1 अपॉन AN ऑल्सो converges to the same limit
टू द सेम लिमिट एल और यहाँ लिख दो हैंस प्रूव्ड, ख़त्म, हैंस प्रूव्ड। तो भाई साहब पेपर में ऐसे ही थ्योरम आप लोगों को बड़े ही प्यार से प्रूफ करने के लिए आएंगे। तो मैं आशा करूँगा कि दूसरी थ्योरम में ऐसा कुछ है नहीं हो, बड़ा आसानी था, बड़ा सिंपल था, अच्छी तरीका था, प्रूफ है गई है। अगर तो कोई दिक्कत लगे रही है तो व्हाट्सएप पर पूछ लो या कमेंट सेक्शन में बता दो आंसर टेक। लेकिन फिर भी ऐसी कोई कसर छोड़ता नहीं हूँ मैं जिससे तुम्हें कोई सा भी डाउट आए। ठीक, आगे चलें, देखिएगा। तो देखिए भैया वीडियो के आखिरी 2 सवाल करण अर्जुन इसको मैं बोलता हूँ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्या है? इफ़ ए एन हमारा कोई सीक्वेंस है जो नॉन जीरो सीक्वेंस है, 0 से बड़ा है सारे टर्म्स, अगर उसकी लिमिट मेरी एल पे जा रही है और जो लिमिट है वो 0 से बड़ी है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि a1 + a2 + a3 एन डॉट 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 ए एन की पावर 1/n की भी लिमिट एल पे ही जाएगी। चलो पहले एक्सप्लेनेट डालते हैं, दोबारा में क्या कह रहा है फिर बाद में चर्चा करेंगे। तो देखो ये तो सेम अभी कॉची सेकंड प्रूफ करी है, सेम वैसे ही लग रहा है मुझे शक्ल से देखने में। a1 a2 a3 a n की पावर होल 1/n एल पे जा रही है। तो क्या करेंगे, एक काम करो ध्यान से, कॉची सेकंड जैसी इसकी शक्ल मुझे लग रही है देखने में। तो इसको कैसे प्रूफ किया था? लॉग ले करके प्रूफ किया था, है कि नहीं? तो लॉग ले लेंगे। तो ऐसा सवाल पेपर में अगर आ भी गया प्रूफ करने वाला तो तुम अब समझ चुके हो कि ऐसी स्थिति में लॉग लेना पड़ता। खत्म हो गया सॉल्यूशन। तो केस 1, पहले केस की चर्चा करता हूँ। गिवन दैट हमारे पास क्या है, हमें दिया हुआ है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, an की लिमिट l है, इसको मैं a कह दे रहा हूँ, इट इज़ कॉल्ड a, ठीक है? या a नीचे वाले को कह देंगे, चलो इसको कुछ मत करो, उसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है? एंड लेट a बराबर, मुझे इसी की तो लिमिट निकालनी है कि ये l आएगी, बस तो इसको इस पर काम करना है मुझे, बस इसकी लिमिट l लेके आनी है, तो इसको a कह दे रहा हूँ मैं। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी a1 a2 a3 an की पावर 1/n, ठीक? क्या करूँगा, वही पुराना काम, टेकिंग अलॉन्ग ऑन बोथ दी साइड। सबको पता है, आप तो सीख चुके हो। ऑन बोथ दी साइड्स कैसे लॉग लेंगे, लॉग ए हो जाएगा यहाँ पे बराबर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लॉग a1 a2 a3 an, पावर आगे होती है वो नीचे आ जाती है, ठीक? अंदर घुसा दो इसको, तो लॉग ए बराबर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, क्या आएगा अंदर, अंदर आएगा लॉग a1 प्लस लॉग a2 प्लस डॉट 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 लॉग an, नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा m, ठीक? यहाँ तो कोई दिक्कत, सब बच्चों को दिख चुका है। ये क्या है, कॉची फर्स्ट का इस्तेमाल होगा यहाँ पे। अब सारे टर्म्स a1 प्लस a2, तो ऐसे तो मैं अपने आप अंदर से खुजली आएगी कि यहाँ पे क्या यूज़ होने वाला है। तो यूजिंग कॉची फर्स्ट, यूजिंग कॉची फर्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे, लॉग ए बराबर, तो कॉची फर्स्ट क्या कहती है कि इन सारे टर्म को छोड़ करके लिमिट लगाने के बजाय सीधे एनवे टर्म पे लिमिट लगाई जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो लगाओ डायरेक्ट एनवे टर्म पे, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लॉग an। हाँ फिर से इस्तेमाल करूँगा मैं क्या, कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an की वैल्यू मेरे पास है l, तो लॉग an की क्या होगी, जस्ट अभी सीखा है लॉग n, तो वही इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो कैसे इस्तेमाल करेंगे इसका, यहाँ लिखूँगा मैं, वी हैव लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an की लॉग l आ रही है, देन इट इम्प्लाइज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लॉग an की क्या आएगी भैया, लॉग l आएगी, ठीक है? तो उसी का इस्तेमाल यहाँ कर देते हैं। तो क्या आएगी कहानी अपनी, तो अपनी कहानी आएगी यहाँ से लॉग a बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, लॉग l, लॉग a बराबर लॉग l आ गया। अब लॉग से लॉग इकट्ठा हो गया, एंटी लॉग ले लिया मतलब, तो यहाँ से क्या निकल के आया, यहाँ से निकल के आया a बराबर l। ये क्या है, अरे हो गया प्रूफ। a किसको माना था, अरे a इसको माना था, इसकी लिमिट हमें लेके आनी थी l, a बराबर l बोले तो ये पूरा क्वांटिटी l के बराबर आ गया, हो गया सिद्ध। इसमें कुछ हुआ था, कितना सिंपल, अरे कुछ नहीं करना यार, कान घुमा के पकड़ना है, कितना सिंपल यूज़ था, हो गया खत्म कहानी। इसकी लिमिट l थी, हमें दिखानी थी कि इसकी भी लिमिट l आएगी, तो लो हमने दिखा दी, इसका इस्तेमाल कर दिया, सब कुछ हो गया। आई थिंक समझ में आ चुका होगा, आराम से करोगे, प्रैक्टिस करोगे, हो जाएगा, ठीक? तो लिख दूँगा यहाँ पर, मैं इरेज करना पड़ेगा मुझे यहाँ का, थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं। तो लिख देंगे यहाँ पर क्या, हैंस
हो गया। हैंस लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसके आगे लिखना, ठीक है, a1 a2 an की पावर 1/n की क्या आ गई, l आ गई, लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, हो गया प्रूव। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में भैया, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, काई टेंशन ले रहे हो। अब एक आखिरी सवाल बचा है, इसकी लिमिट निकालनी है, चलिए फटाफट से देखते हैं, देखिएगा। तो देखो भैया, अब इसको लेके चलेंगे हम केस 2। क्या दिया गया है, गिवन दैट, क्वेश्चन एग्जाम में करने का तरीका क्या है, एकदम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देकर के आना है, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। an बराबर दे रखा है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 की पावर 2 की पावर 1/2 3 की पावर 1/3 एंड सो ऑन, n की पावर 1/n, और पावर कितनी आ गई 1/n। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर से तुम्हें दिख रहा होगा क्या करना पड़ेगा, फिर से लॉग लेना पड़ेगा भैया। सेम कहानी है, बस a1 a2 की जगह पे ये टर्म्स आ गए हैं, ये a1 a2 का काम कर रहा है एक तरह से देखा जाए तो। ये भी हमारा a1 ये a2 ये a3 ये सेम कहानी ऊपर जैसी है, तो उसी तरह प्रूव होगा ये। यानी कि प्रूव नहीं करना, लिमिट निकालनी है, लिमिट निकल आएगी। देखो कैसे निकलेगी लिमिट इसकी, टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड्स। ले लो भैया लॉग, क्या आएगा यहाँ पे, लॉग an बराबर, इसको a मान ले रहे हैं, लॉग an अच्छा नहीं लग रहा देखने में मुझे, लॉग a कह लो इसको, ठीक है, जैसे ऊपर माना था सेम वैसे ही कह ले रहे हैं इसको भी। तो क्या आएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लॉग, अब हर बार मेहनत करवाओगे यार, तुम तो जानते हो अच्छे बच्चे हो, log 1 प्लस log 2 की पावर 1/2, डायरेक्ट कर देने दो अब मुझे, अपनी कॉपी में अच्छे से कर लेना, log n की पावर 1/n, और इस पूरे के नीचे n आ जाएगा, ठीक है। चलो अच्छी बात है, और तो यहाँ कोई ऐसा कुछ है नहीं है। अब देखो ध्यान से, अगेन कॉची फर्स्ट, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये सब कहानी समझ सेम चल रही है, ये an है। तो यूजिंग कॉची फर्स्ट, ख़त्म। यूजिंग कॉची फर्स्ट थ्योरम, तो डायरेक्ट क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं, log a बराबर लिमिट, कॉची फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है, अगर एवरेज है तो डायरेक्ट n में पद पर लिमिट लगानी पड़ेगी हमें। तो क्या आएगा यहाँ पर, लिमिट log n की पावर 1/n, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। अच्छा अब क्या करें यहाँ पे आगे, सर हम तो रुक गए। अब एक काम करो, इस लॉग से लॉग उड़ा लो, लॉग से लॉग उड़ा लोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा तुम्हें। उड़ा दें लॉग से लॉग, उड़ा दो, तो तुम्हें क्या मिलेगा, यहाँ से इसको ऊपर सिर्फ करना पड़ेगा मुझे। चलो रफ कर देते हैं, क्योंकि अपना आधा काम तो हो ही गया है। तो यहाँ से तुम्हें क्या मिला, यहाँ से तुम्हें मिला a बराबर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, a बताया मैं इसको कह के चल रहा हूँ, इन्फिनिटी n की पावर 1/n। 90% बच्चे समझ चुके हैं, जिन्होंने पहला लेक्चर देखा होगा समझ चुके हैं, या कॉची सेकंड जैसी फॉर्मेट बन रही है। याद करो कॉची सेकंड थ्योरम क्या थी, अगर an की पावर 1/n है, अगर l को जा रही है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, an प्लस 1/an भी कहाँ पे जाएगा भैया, l पे जाएगा। याद है किस किस को याद आ गया यहाँ पे आगे, बोलो जल्दी। अरे भैया साफ साफ दिख रहा है ना, कॉची सेकंड थ्योरम है, तो पेपर में दिमाग कहाँ भूल जाते हो, याद क्यों नहीं रखते संख्या संग। तो थ्योरम्स को याद करके रखो करो, रोज डेली रिवीजन करो। रिवीजन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट की टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। हमेशा बच्चों से ये कहता हूँ, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, जो मैं करा रहा हूँ उसका रिवीजन करो, प्रॉपर नोट्स बनाने पड़ेंगे भैया। अगर तुम वैसी वीडियो देख के चले जाओगे कोई मतलब नहीं देखने का, रिवीजन करना पड़ेगा। तो यूजिंग कॉची सेकंड थ्योरम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लिमिट बनाती है, मैं इसको एग्जाम्पल में प्रूफ करा चुका हूँ आपको फर्स्ट क्लास में ही, ठीक। यूजिंग कॉची सेकंड थ्योरम, लेकिन एग्जाम में अगर रिटन पेपर आएगा आपका मेंस वाला, तो कैसे करेंगे इसको। तो an बराबर क्या है मेरे पास, n, an प्लस 1 क्या आएगा यहाँ से, n प्लस 1। हम क्या करते हैं, हम फाइंड करते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an प्लस 1/an को। तो यहाँ से क्या आएगा, तो देखो ध्यान से, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n प्लस 1/n। अब मैंने तुम्हें सिखाया है कि डायरेक्ट लिमिट नहीं लगाएंगे, पहले इसको सेपरेट करेंगे। तो क्या आएगा ये, a बराबर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, भाग मारो अलग अलग, 1 प्लस 1/n। नाउ टेकिंग लिमिट, एक एक स्टेप लिखना पड़ेगा। लिमिट जैसी तुमने टेक की तो तुम्हें क्या मिलेगा यहाँ से, 1 प्लस 0
आंसर विल बी 1। हो गया आंसर। काय का आंसर आया है? ए का। ए क्या था? वो लंबी सी कहानी तो लिख दे रहे हैं नीचे लो। ए यही तो था मेरा। ए क्या था? देखो ध्यान से, हैंस हमसे पूछा जा रहा था ए बराबर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। यहाँ क्या था अंदर? 1 इंटू 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/3 एंड सो ऑन, एन की पावर 1/n की होल पावर 1/n। इसका आंसर भैया कितना आया हमारा? 1 आया है। 1 इज़ द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। तो कितने बच्चों को आज का सेशन समझ में आया? कितने स्टूडेंट्स को एकदम प्रॉपर दिल से फीलिंग आ रही है? एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं फिर से कह रहा हूँ, केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे, रिवीजन बार बार करना पड़ेगा। बाकी कोई भी दिक्कत होती है, मैं आप लोगों के लिए पूरा सिलेबस फ्री में यूट्यूब पर करा के लेकर के आया हूँ। तो थोड़ा तो सपोर्ट कर ही सकते हो यार। नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाना। एक छोटा सा कमेंट इतनी सारी एनर्जी मुझे देता है, ठीक। और बढ़िया, बाकी सारी चीज़ें अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर देना इस वीडियो को, जिससे हमारा चैनल और से और ज़्यादा रीच प्राप्त करे। बस आप लोगों का प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो उसी के साथ मैं यशवर्धन तनगोरिया लेता हूँ आपसे विदा। आज सीक्वेंस का समापन हो चुका है। अगले लेक्चर से सीरीज स्टार्ट होने जा रही है। सीक्वेंस की अभी एक और क्लास आएगी जिसमें मैं महा मैराथन क्लास लूँगा, जिसमें सारे सवाल करा दूँगा एक ही बार में ख़त्म। लेकिन कराऊँगा तब जब आप लोग प्रॉपर रिवीजन करके आओगे, तब कराऊँगा। आप लोगों से सॉल्व करवाऊँगा, फिर मैं भी सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं यशवर्धन तनगोरिया लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं अगले ज़ोरदार वीडियो में धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए सी यू टुमारो। ओके बाय एंड टेक केयर।